Good morning to all of you. हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रकार। लिखित अथवा अलिखित संविधान। दूसरा है रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। कठोर अथवा लचीला संविधान। और तीसरा है एकात्मक अथवा संघात्मक संविधान। तो कल तक की क्लास में हम लोग पहला टॉपिक डिस्कस कर चुके थे, उसके आगे की बात करेंगे अब। यानी आज पढ़ेंगे रिजिड और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन से। देखिए, अब तक आपने क्लास के माध्यम से ये जाना कि संविधान होता क्या है, संविधान कहते किसे हैं, हमें संविधान की क्यों जरूरत पड़ी, और जब पूरी दुनिया में एक नई राजनीतिक व्यवस्था आई, एक नया पॉलिटिकल सिस्टम आया जिसको हम आज डेमोक्रेसी कहते हैं, तो कोई भी कंट्री तभी डेमोक्रेटिक कहलाएगी जब वहां पर रूल ऑफ लॉ, कानून का राज हो। और एक ऐसा कानून जो देश के लोगों की सहमति से बनाया गया, देश के लोगों ने मिलकर बनाया कि हमारे देश में शासन कैसे चलेगा, उसी आम सहमति के कानून को ही एक नाम दिया गया और उसको कहते हैं संविधान। तो संविधान को हमने डिफाइन किया, उसकी मीनिंग समझी, फिर इसके बाद उसका सिग्निफिकेंस भी इसी से डिसाइड होता है। डेमोक्रेसी किसे कहते हैं यह आपने जाना। और आज की तारीख में राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली गवर्नमेंट को या एक कंट्री को जो नाम दिया जाता है वो है स्टेट। स्टेट किसे कहते हैं, स्टेट कितने तत्वों से मिलकर बनता है, उसमें से सोवरेनिटी भी एक टर्म आपने देखा, सोवरेनिटी की क्या मीनिंग होती है ये आपने समझा। ये सब हम लोग पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं कि किसी संविधान को हम रिजिड और फ्लेक्सिबल कैसे डिसाइड करेंगे। तो इस पे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिसको पहले आप समझें। जैसे मैं आपसे अगर ये पूछूं कि संविधान हमारे आपकी बेहतरी के लिए बनाया गया, हमने आपने मिलकर बनाया, या संविधान ने हमें बनाया, दोनों में क्या सही है? संविधान हमने आपने मिलकर अपनी भलाई के लिए बनाया या संविधान ने हमें बनाया? हम सब ने मिलकर बनाया। यानी इस समाज की भलाई के लिए, समाज को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमने कुछ नियम तय किए। जैसे कोई खेल खेलते हैं तो फेयर तरीके से खेल हो, इसके लिए कुछ रूल्स डिसाइड किए जाते हैं कि इस रूल्स में ही आपको ये खेल खेलना है। तो खेलों के नियम क्यों तय किए जाते हैं? जिससे फेयर तरीके से खेल हो सके। वही चीज यहाँ समाज में है कि समाज में तरह तरह के विचार के लोग, तरह तरह के भावनाओं के लोग एक साथ रहते हैं, वो शांतिपूर्वक एक साथ रह सके, इसके लिए हमें कुछ नियम बनाने पड़े, और उन नियमों से ही देश का शासन चल रहा है। तो हमने जो नियम बनाए हैं
वो समाज के बेहतरी के लिए बना है। अब समाज कैसे बनता है? लोगों से मिलकर के। तो समाज अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक डायनेमिक कंसेप्ट है, यानी सोसाइटी एक डायनेमिक कंसेप्ट है या एक स्टैटिक कंसेप्ट है, तो क्या आंसर होगा? डायनेमिक स्टैटिक का मतलब समझते हैं? डायनेमिक उसे कहा जाता है जो टाइम टाइम चेंज होता रहे, मॉडिफाई होता रहे, और स्टैटिक का मतलब जो जैसा था वैसा ही रहे। तो अगर मैं आपसे कहूं सोसाइटी एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट? डायनेमिक है, यानी समाज बदलता रहता है। जैसे आज के 100 साल पहले भारत में जो समाज था वो आज समाज आप कंपेयर करके देखें तो बहुत सारे बदलाव दिखाई देंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब समाज बदलता है, लोग बदलते हैं, तो स्वाभाविक है कि जो लोगों के लिए बनाया गया कानून है, संविधान है, उसे भी समय के अनुरूप संशोधित करना पड़ सकता है, यानी उसे भी मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ सकती है। जो चीज आज के 50 साल पहले बना वो जरूरी नहीं आज भी वैसा ही रिलेवेंट रहे, क्योंकि जरा आप सोच कर देखिए कि जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था उस समय क्या किसी ने सपने में भी सोचा होगा कि इसी देश में एक दिन ऐसा भी आएगा जब यहाँ पर जो ब्राह्मण कहे जाने वाले समाज के लोग हैं, जिनको सवर्ण कहा जाता है यानी उच्च जातियां माना गया, उनको भी गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया जाएगा? तो ऐसा तो उन्होंने शायद सोचा ही नहीं होगा। इसका कारण ये था कि हमारा समाज तब वैसा ही था। समाज में जातीय व्यवस्था कुछ ऐसी थी जिसमें ब्राह्मणों को सर्वोच्च पायदान पर रखा गया था, और इसीलिए आप देखें रिजर्वेशन की बात हमेशा लोअर कास्ट के फेवर में लाई गई कि सामाजिक उत्थान उनका जरूरी है। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब जातीय व्यवस्था उतनी रिजिड नहीं रही, आज कास्टिज्म का उतना प्रभाव नहीं है। जैसे आप लोग खुद ही देखिए कि आज आप क्लास में आते हैं, यहाँ बैठते हैं, एक दूसरे की कास्ट से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमारी पहचान अब दूसरे तरीके से है। तो हमारा समाज बदल चुका है। और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि आज की डेट में आर्थिक चुनौतियां ज्यादा हैं, यानी भले ही आप सवर्ण कही जाने वाली जाति में पैदा हुए हो, लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आपकी सामाजिक स्थिति भी उसी के अनुरूप कमजोर हो जाती है। यानी जिसकी जैसी आर्थिक हैसियत है उस हिसाब से उसे समाज में आज कहीं ना कहीं स्थान मिला हुआ है। इसीलिए रिजर्वेशन पॉलिसी में चेंज किया गया और एक नई कैटेगरी बनाई गई, जिसमें आप लोगों ने रिसेंट में देखा होगा कि अब जनरल कैटेगरी में भी यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी रिजर्वेशन की पॉलिसी लाई गई। तो ये बदलाव है, ऐसे एक बदलाव नहीं सैकड़ों बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। तो इन्हीं बदलावों को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने एक व्यवस्था दी कि अगर हमें भविष्य में कभी जरूरत पड़ जाए तो हम अपने संविधान को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा कानून है जिसे टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना ही पड़ता है। अगर मॉडिफाई नहीं करेंगे तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा, यानी उसकी रिलेवेंसी मेंटेन रहे, उसकी प्रासंगिकता बनी रहे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जरूरत पड़ने पर जो कानून अब रिलेवेंट नहीं रह गया उसे हम बदल सकें, क्योंकि कानून समाज के लिए बना है, ना कि समाज कानून के लिए बना। तो समाज बदलेगा तो कानून भी बदलना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? अब जब बात करते हैं बदलाव की तो इसी को संवैधानिक भाषा में क्या कहा जाता है? अमेंडमेंट, यानी इसे हम कहते हैं संशोधन। तो दुनिया का कोई भी संविधान हो वो संशोधित हो सकता है। अब देखिए पेपर में प्रश्न कैसे आया और बच्चों से गलतियां कहां से होती हैं। स्टेटमेंट लिखा गया, पहला स्टेटमेंट लिखा था कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकता वो रिजिड कहलाता है, यानी अमेंडमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। पूरा सेंटेंस में नहीं लिख रहा हूं, केवल शॉर्ट में बता रहा हूं। और दूसरा सेंटेंस लिखा था कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन में इजली अमेंडमेंट हो जाता है उसे फ्लेक्सिबल कहते हैं। ठीक, यानी एक स्टेटमेंट कह रहा है कि अमेंडमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, और एक स्टेटमेंट कह रहा है कि इजली अमेंड हो सकता है तो वो फ्लेक्सिबल है। और फिर पूछा गया कि आप बताइए क्या दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों गलत है, या पहला सही है दूसरा गलत है, या दूसरा सही है और पहला गलत है। इस तरह से ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो एक नजर पढ़ने पर यह लगता है बिल्कुल सही तो लिखा है कि जिसमें अमेंडमेंट ना हो रिजिड और जिसमें अमेंडमेंट हो जाए वो फ्लेक्सिबल।
लेकिन पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया कि दुनिया का कोई ऐसा संविधान बना ही नहीं जिसे अमेंड ना किया जा सके। इसका कारण क्या है कि संविधान अपने आप में एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, समय बदलने पर उसे संशोधित करना पड़ सकता है। तो फिर आखिर रिजिड और फ्लेक्सिबल कैसे डिसाइड करेंगे? यानी अमेंडमेंट का कोई ना कोई प्रोसीजर होगा, कोई ना कोई प्रक्रिया होगी जिसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि इसे हम रिजिड कहें या इसे हम फ्लेक्सिबल कहें। यानी अमेंडमेंट तो सभी का हो सकता है, लेकिन अगर प्रोसीजर टफ है तो उसे क्या कहेंगे? रिजिड। और अगर प्रोसीजर सिंपल है तो इसे क्या कहेंगे? यहाँ पर फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल या रिजिड कहने के पीछे का जो ग्राउंड है वो है उसका अमेंडिंग प्रोसीजर, यानी संशोधन की प्रक्रिया कैसी है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, दुनिया का सबसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का संविधान, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों इसे सबसे रिजिड माना जाता है? क्योंकि जब इसमें अमेंडमेंट करना होता है तो इसके लिए वहां पर पार्लियामेंट में एक प्रपोजल लाया जाता है। वहां की पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस। यानी कांग्रेस में पहले एक प्रपोजल लाया जाता है, एक रेजोल्यूशन लाया जाता है जिसे बिल कहेंगे। अब ये बिल कांग्रेस में प्रस्तावित हो गया, प्रपोज्ड हो गया। उसके बाद कांग्रेस के दो हाउस हैं, एक हाउस का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और एक का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स या सीनेट इसे कहते हैं। ठीक है, तो एक वहां पर सीनेट है और एक हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो जो सीनेट है, उच्च सदन है, किसी भी हाउस में आ सकता है। अगर उसमें इसे प्रपोज किया गया बिल को, तो यहां पर इसे टोटल स्ट्रेंथ में से 2/3 मेजॉरिटी से इसको पास किया जाए। यानी जितने भी मेंबर सीनेट में होते हैं, वहां सीनेट में 100 मेंबर होते हैं, तो 100 का 2/3 जब यहाँ एग्री करेगा तब इसे वहां पास माना जाएगा और उसके बाद फिर इसे हाउस ऑफ कॉमन्स में भेज दिया जाएगा। अब ये हाउस ऑफ कॉमन्स में अगर आ गया तो यहाँ पर फिर 2/3 बहुमत टोटल स्ट्रेंथ का फिर चाहिए। यहाँ भी 2/3 से अगर ये पास हो गया तब इसके बाद ये आगे बढ़ेगा। अब ये जाएगा सभी राज्यों के लेजिस्लेचर के पास। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं और इन 50 में से कम 2/3 स्टेट्स अगर एग्री कर जाएंगे, 2/3 राज्य अपनी सहमति दे देंगे, तब इस बिल को फाइनली पास माना जाएगा। यानी आप देखिए कि सेंटर में जो पार्लियामेंट है उससे भी एग्री करवाया गया 2/3 बहुमत के साथ, और जितने राज्य थे वहां पर कम से कम 2/3 राज्यों का समर्थन होगा, तब जाकर ये अमेंडमेंट होगा। तो अगर इस तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है तो आप बताइए ये सिंपल है या टफ प्रोसीजर है? ये टफ प्रोसीजर है, कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि संसद से तो फिर भी पारित हो सकता है, लेकिन 2/3 राज्यों की सहमति बनाना उतना आसान नहीं है। तो इस कारण से अमेरिकी संविधान को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक दूसरी तरफ आप देखिए, सबसे फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है यूके यानी ब्रिटेन के संविधान को। ब्रिटेन के संविधान को क्यों सबसे फ्लेक्सिबल मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है वही कॉन्स्टिट्यूशन है, वही संविधान है। और लॉ बनने की एक प्रक्रिया क्या है कि यहाँ पर दो हाउस है, एक का नाम है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में जो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स होते हैं, इनका मोर देन 50% अगर है तो ये बिल पास हो जाता है और इजिली इसमें अमेंडमेंट भी हो जाता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 100 मेंबर है और जिस दिन ये बिल लाया गया उस दिन 80 मेंबर प्रेजेंट है, 80 ने वोट डाला, तो अगर 41 ने सपोर्ट कर दिया तो वो बिल पास हो जाएगा। यानी यहाँ 2/3 की जरूरत नहीं है, यहाँ केवल मोर देन 50% की जरूरत है, और वो भी टोटल स्ट्रेंथ की मेजॉरिटी को नहीं देखा जा रहा है, प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की केवल मेजॉरिटी देखी जा रही है। तो बहुत आसानी से इसमें बदलाव हो जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रिजिड और फ्लेक्सिबल किसे कहते हैं, तब आप आगे जब पढ़ेंगे कि भारत का संविधान कैसा है तो बहुत आसानी से इस चीज को आप समझ पाएंगे कि भारत के संविधान को क्यों ना तो पूरी तरह अमेरिका की तरह कठोर माना गया है और ना ही ब्रिटेन की तरह लचीला, बल्कि इसे दोनों का ब्लेंड कहा गया है। तो एक फैक्ट हो गया कि आप केवल इतना रट लें कि
कि भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है, और एक कॉन्सेप्ट है कि आप समझ लें ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भारत का संविधान कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। तो पहले आप इतना लिख लें, इसके बाद मैं आगे भारत के संविधान पर बात करूं। हाउस ऑफ कॉमन्स में जो वहां चुनाव जीत कर जाते हैं वो होते हैं। हाँ, जो चुनाव जीत कर आते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो होते हैं। मैं नहीं समझ पाया, आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को ही मैं कह रहा हूं, चाहे हाउस ऑफ कॉमन्स कह लीजिए, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब होता है लोकसभा। जैसे अपने यहाँ लोकसभा नाम है, हाउस ऑफ कॉमन्स नाम है, ऐसे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट दो हाउस है। समझे? अमेरिका के कांग्रेस के दो हाउस हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट। सीनेट अपर हाउस हो गया, लोअर हाउस हो गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें कॉमन मतलब कहने का सेंस ये है कि आम लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसके मेंबर होते हैं। जैसे अपने यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है, तो राज्यसभा में आप जानते हैं जनता वोटिंग नहीं करती है। ये तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये थोड़ी अभी पार्लियामेंट पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक प्रोसीजर बता रहा हूं कि अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या हो सकता है। तो ये कंसेप्ट कम से कम क्लियर हो गया कि रिजिड और फ्लेक्सिबल में क्या डिफरेंस है। अब जरा बात करते हैं भारत के संविधान की। भारत के संविधान के बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने जरूर जा रहा हूं, लेकिन ये टॉपिक हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। आपको सिलेबस में मैंने लिखवाया सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें मैं इसे दोबारा डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं। दरअसल ये बात तो आपने समझी ही कि संविधान स्टैटिक हो ही नहीं सकता। हमें कोई भी कानून जब हम बनाते हैं तो उसे समय के अनुसार उसके अनुरूप संशोधित करना ही पड़ता है। जैसे अभी रिसेंट में आप सबने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, बड़ा हाईलाइटेड मुद्दा है कि भारत सरकार इंडियन पीनल कोड में बहुत बड़ा अमेंडमेंट करने जा रही है। भारतीय दंड संहिता नाम से भारत में कानून है, जो शायद आपको मालूम हो कि कब बना था, अंग्रेजों के जमाने में 1860 में। भारत में पहला लॉ कमीशन बना था लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में, और उनकी रिकमेंडेशन पर देश का पहला आपराधिक कानून बना, उसी का नाम था इंडियन पीनल कोड आईपीसी। अक्सर इसके बारे में आप सुनते होंगे कि जैसे कोई मर्डर कर देता है तो उस पर धारा 302 लगता है। तो जो सेक्शन 302 आप सुनते हैं, उसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि संविधान में 302 कुछ लिखा है। संविधान एक अलग कानून है और आईपीसी एक अलग कानून है। आईपीसी एक तरीके से पार्लियामेंट्री बॉडी ने बनाया, संसद भी बहुत सारे कानून बनाती रहती है। तो ऐसे ही एक कानून अंग्रेजों के समय बना था 1860 में, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड विधान। उसे सरकार बदलने जा रही है, उसमें बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। फिलहाल वो हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो कानून 1860 में बना, उसमें समय समय पर कई चीजें बदली गई थी, लेकिन अब उसमें फंडामेंटल लेवल पर चेंज होने जा रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि समय और परिस्थितियां बदल गई। जैसे उसमें एक धारा थी जिसका नाम है चार्ज ऑफ सेडिशन, राजद्रोह का आरोप। तो राजद्रोह की परिभाषा अंग्रेजों के जमाने में कुछ और थी, आज राजद्रोह का मतलब कुछ और है। उस समय सरकार के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करना भी राजद्रोह मान लिया जाता था, लेकिन आज लोकतांत्रिक शासन में सरकार की आलोचना करना वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट माना जाता है। यानी मैं पब्लिक मंच पर भी खड़े होकर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर सकता हूं। ये बात अलग है कि उसकी लिमिटेशन है। ये नहीं कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए और मोदी जी को गाली ही देने लगे, तो वो तो यहाँ पर आप अपने फ्रीडम को वायलेट कर रहे हैं। आपको फ्रीडम दिया गया, स्वच्छंदता नहीं दी गई। तो डेमोक्रेटिक राइट्स के तहत आज गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना राजद्रोह नहीं है, तो उसकी परिभाषा बदली जा रही है। ऐसे ही हमारे संविधान निर्माताओं ने भी जब संविधान बनाया, तो वो इस बात को जानते थे कि आने वाली जनरेशन को इस बात की जरूरत पड़ सकती है कि संविधान में कुछ बदलना पड़े, और वो बदलाव कर सके, इसीलिए संविधान में उसी समय लिख दिया गया कि ये बदलाव कैसे किया जा सकता है। तो उसी का नाम है प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन की प्रक्रिया ये हमारे संविधान में दिया गया। हमारे संविधान को अलग अलग भाग में बांटा गया है, जिसमें कुल 22 भाग हैं। इसी का एक भाग है, वो है पार्ट 20, भाग 20। और इसी भाग के अंतर्गत एक आर्टिकल है, वो आर्टिकल है 368, यानी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें यह लिखा है कि भारत के संविधान को 3 तरीके से अमेंड किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका देखिए, ये कहता है इसके लिए पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाएगा। ये चाहे लोकसभा में लाया जाए, चाहे राज्यसभा में लाया जाए। लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में एक बिल इंट्रोड्यूस करेंगे। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए कोई बिल लाया जाता है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं, संविधान संशोधन विधेयक। बिल अपने आप में एक, आप कह सकते हैं, प्रपोजल होता है, प्रस्ताव। तो संविधान में जब कुछ बदलना है तो उसके लिए एक विधेयक लाया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा, और फिर इसके बाद इसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की मोर देन 50% मेजॉरिटी देखी जाएगी, यानी सिंपल मेजॉरिटी। जितने मेंबर प्रेजेंट है और जो वोट कर रहे हैं, अगर आधे से ज्यादा एग्री कर गए, दोनों हाउस में पास हो गया, तो अमेंडमेंट हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं बड़ा सिंपल सा मैनर है, बड़े आसानी से लोकसभा राज्यसभा में इसे पास कराया जा सकता है। इस तरह के प्रोसीजर लेकिन केवल कुछ मामलों में ही लागू होते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि यह प्रोसीजर तब फॉलो किया जाएगा जब आर्टिकल 2 या 3 में कोई चेंजेस लाना हो। जैसे आर्टिकल 3 आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है नए राज्य को बनाना है। जैसे मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश से तोड़कर हमें नया स्टेट तेलंगाना बनाना है, तो क्या करना होगा, पार्लियामेंट में एक बिल लाएंगे और उसके बाद उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से दोनों हाउस में पास करा लेंगे और तुरंत यहाँ पर नया राज्य बन जाएगा। या किसी स्टेट का नाम बदलना है, नेम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, ये सारे काम किस तरह के विधेयक से किए जाएंगे, संविधान संशोधन विधेयक। और इसके लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अब दूसरा स्टेप देखिए क्या कहता है। हाँ, दोनों में पास कराना होगा, और अगर दूसरे में रिजेक्ट हो गया तो रिजेक्शन हो जाएगा, इसीलिए दोनों में पास कराना होगा। इसमें उस राज्य से पूछा जरूर जाता है, लेकिन राज्य अगर मना कर दे तब भी बिल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। संसद के पास ये अधिकार, नया राज्य बनाना, राज्य का नाम बदलना, ये सब आगे आपको पढ़ाऊंगा भी जब आर्टिकल पर हम लोग आएंगे। तो ये शक्तियां किसके पास है, संसद के पास है। मैं आपको अभी ये आर्टिकल नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको ये समझा रहा हूं अमेंडमेंट के क्या क्या तरीके बताए गए। तो एक सिंपल मेथड हो गया, ठीक। अब दूसरा यहां पर देखिए क्या कहता है कि अगर अमेंडमेंट करना है तो इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में एक बिल लाया जाएगा, ठीक है। इस बिल को पास करने के लिए 2 तरह के मेजॉरिटी की जरूरत होगी, दोनों मेजॉरिटी होनी चाहिए। पहला लिखा है कि टोटल स्ट्रेंथ का मोर देन 50% होना चाहिए, यानी जितने भी सदस्य हैं कुल सदस्यों का आधे से ज्यादा। अब यहां अंतर देखिए, यहां मोर देन 50% की बात हो रही, यहां भी मोर देन 50% की बात हो रही है, लेकिन यहां पर टोटल स्ट्रेंथ का मोर देन 50% है और यहां पर प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का मोर देन 50% है। मतलब लोकसभा में 543 मेंबर होते हैं। अगर मान लीजिए उस दिन लोकसभा की बैठक में यहां पर केवल 400 मेंबर आए, तो 400 में 201 बहुमत हो जाएगा। लेकिन अगर यहां की बात करें तो भले ही 400 आए हो, लेकिन कंसीडर कितना किया जाएगा, 543 ही। तो 543 का आधे से ज्यादा देखा जाएगा, यानी कि यहां पर अगर 201 है तो वो पास नहीं होगा, यहां 543 का आधे से ज्यादा होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा इसके साथ क्या लिखा है कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए, यानी यहां प्रेजेंट वोटिंग का सिंपल था और यहां प्रेजेंट वोटिंग का स्पेशल कर दिया। यानी जो 400 लोग लोकसभा में आए
और जिन्होंने वोट डाला उनका 2/3 भी होना चाहिए। तो जब दोनों मेजॉरिटी मिल जाएगी तभी इसे पास माना जाएगा। ये दूसरा प्रोसीजर हो गया। इतना ही नहीं, एक तीसरा प्रोसीजर भी क्या लिखा है कि जब पार्लियामेंट में कुछ बिल इस तरह से पास करा लिए जाएंगे, लेकिन वो केवल कुछ केसेस में है, इस तरह से पार्लियामेंट में पास करा लिए जाएंगे तो इसे स्टेट को भी भेजा जाएगा। और भारत में जितने भी स्टेट हैं उनका कम से कम 50% का सपोर्ट चाहिए। यानी आज अगर 28 राज्य हैं तो कम से कम 14 राज्यों का उस पर समर्थन होना चाहिए, तभी वो अमेंडमेंट होगा। लेकिन ये केवल कुछ केसेस में लागू होता है जो संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करता हो। जैसे मान लीजिए अभी एक बिल लाया गया था कि लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए, तो उसके लिए कम से कम 14 राज्यों का समर्थन चाहिए। और चूंकि बीजेपी की इस समय कई राज्यों में सरकार थी, उन्हें समर्थन मिल गया और वो बिल पास हो गया। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में संशोधन की दोनों विधियां अपनाई गई हैं। एक तरफ सरल विधि भी है, सिंपल मैनर भी है, और एक तरफ कठिन विधि भी है, यानी कठोरता का भी पालन कर रहे हैं। और इसी कारण से भारत के संविधान को कहा जाता है कि ना तो ये पूरी तरह से कठोर है और ना ही ये पूरी तरह से लचीला है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर ये चीजें आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं भी आई हैं तो आप वरीड मत होइएगा, ये आगे आपको सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैं पढ़ाने वाला हूं। हालांकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको ये बता दिया, हमारे संविधान में संशोधन की बातें संविधान के भाग 20 में आर्टिकल 368 में लिखी गई हैं, जिसमें 3 तरीके बताए गए हैं। एक में पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है, एक में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और एक केस में स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का सपोर्ट भी चाहिए। यही 3 बातें हैं जिसके कारण हमारे संविधान को कठोर और लचीलेपन का मिश्रण कहा जाता है। तो नोट में यहां नीचे पॉइंट लिखिएगा। स्टेट का मतलब जितने स्टेट, यहां स्टेट का मतलब प्रोविंसेस से हो गया, जो भारत की इकाइयां हैं, जो हमारे 28 राज्य हैं उनकी। क्योंकि जब आप किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं संविधान में तो उसके रेफरेंस को डिफाइन किया जाता है। यहां पर स्टेट का मतलब हो गया जो यूनियन की यूनिट्स है, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब है, इनको यूनिट्स ऑफ द यूनियन बोलते हैं, और यूनिट्स के लिए भी स्टेट टर्म यूज किया गया। इसीलिए आप कभी पढ़िएगा संविधान, तो जब मौलिक अधिकारों में राज्य आया है तो लिखा यहाँ राज्य का मतलब ये है। और जब आप राज्य की बात करेंगे तो वहां भी सबसे पहले आर्टिकल 152 में डेफिनेशन लिखी है कि यहाँ राज्य का मतलब ये है। तो जहां भी राज्य शब्द आया, किस रेफरेंस में राज्य कहा गया, उसे संविधान में बता दिया गया। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो अब बात करते हैं कि संविधान का तीसरा प्रकार है। मैंने आपसे कहा संविधान 3 प्रकार का हो सकता है। रिटन अनरिटन का फर्क समझ में आ गया, रिजिड फ्लेक्सिबल का फर्क समझ में आ गया। अब बात करते हैं यूनिटरी और फेडरल। यूनिटरी और फेडरल एकात्मक अथवा संघात। देखिए, किसी भी देश में जो शासन है यानी गवर्नमेंट, इसमें विकल्प ये होता है कि एक स्तर पर शासन चले, यानी सिंगल टीयर। दूसरा विकल्प है कि 2 स्तर पर शासन चले, यानी 2 टीयर। तीसरा विकल्प है कि 3 स्तर पर शासन चले, यानी 3 टीयर। और या फिर कुछ देश ऐसे भी हो कि इससे भी ज्यादा बना लिए जाए।
तो एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर का मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब सरकार के अलग अलग लेवल बनाए जा सकते हैं, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल हो सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में समझे, एक देश है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में 4 राज्य हैं। एक राज्य का नाम है वेल्स, एक राज्य का नाम है स्कॉटलैंड, एक राज्य का नाम है इंग्लैंड, और एक राज्य का नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड। अब देखिए, इनके पास विकल्प ये था कि पूरे देश के लिए, यूके के लिए एक सरकार हो और बाकी सभी राज्यों की अलग अलग सरकार। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि 4 के चारों के लिए एक संयुक्त सरकार का गठन कर दिया, और उसी को हम कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट, राष्ट्रीय सरकार। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 टियर सिस्टम है या सिंगल टियर सिस्टम है? सिंगल टियर, एक ही सरकार सब कुछ डील कर रही है। चाहे वेल्स का मामला हो, चाहे स्कॉटलैंड का मामला हो, चाहे इंग्लैंड का हो, चाहे नॉर्दर्न आयरलैंड का, अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी तो वो सभी के लिए एक समान लागू होगा। यानी इनके लिए अलग से कोई लेजिस्लेचर नहीं है, सभी का एक कानून बनता है, सभी की एक सरकार है, सबकी एक पॉलिसी है। और फिर इसके साथ साथ यहां पर आप देखेंगे कि जो वेल्स का रेजिडेंट है ये भी कहलाता है सिटीजन ऑफ यूके, जो स्कॉटिश है ये भी कहलाता है सिटीजन ऑफ यूके, जो इंग्लैंड का है ये भी कहलाता है सिटीजन ऑफ यूके, और जो नॉर्दर्न आयरलैंड का ये भी कहलाता है सिटीजन ऑफ यूके। यानी सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल गवर्नमेंट है, सिंगल पार्लियामेंट है, पूरा सिस्टम ही सिंगल सिस्टम पर डील हो रहा है, एक टियर पर सारा काम किया जा रहा है, एक तरीके से पूरा प्रशासन यूनिफॉर्म है, एक जैसा। समझ में आई ये बात कि एक स्तर की सरकार ही पूरा यहाँ डील करती है, प्रशासनिक मामलों को, विधायी मामलों को, सभी मामलों को सरकार देखती है। तो अब यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करिएगा, इससे इनको लाभ क्या है कि यूनिफॉर्मिटी है प्रशासन में, एक जैसी शासन की संरचना है, और प्रशासन डील करने में थोड़ा सा आसानी हो रही है। लेकिन एक दूसरा उदाहरण आप देखिए, एक देश है यूएसए, यूएसए के एक स्टेट का नाम है कैलिफोर्निया, एक स्टेट का नाम है वर्जीनिया, एक स्टेट का नाम है टेक्सास, एक स्टेट का नाम है उटा, ठीक है, एक स्टेट का नाम है ऐसे ही मान लिया न्यूयॉर्क। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, अब उनकी लिस्ट बनाएंगे तो 50 राज्य हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं जिनकी कुल संख्या कितनी है, 50। अब इन्होंने जब अपने देश का गवर्निंग सिस्टम बनाया तो कैसे बनाया? इन्होंने कहा कि पूरे यूएसए की एक नेशनल गवर्नमेंट तो होगी जिसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सबकी अपनी अलग अलग सरकारें भी होंगी। यानी सबकी अपनी अपनी सरकारें भी साथ में होंगी। तो वहां 50 राज्य की अपनी अलग अलग सरकारें भी हैं। उन सरकार के मुखिया को ही वहां पर गवर्नर कहा जाता है। और जो सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, इसका हेड यहाँ प्रेसिडेंट कहलाता है। तो राष्ट्रपति पूरे राष्ट्रीय सरकार का नेतृत्व करता है, यानी पूरे देश की एक राष्ट्रीय स्तर की सरकार, जितने भी नेशनल इश्यूज हैं, नेशनल मैटर्स हैं, वो सब प्रेसिडेंट डील करेगा, वो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। और जो राज्यों के मामले दिए गए हैं वो यहाँ गवर्नर डील करते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। कैसे? तो यहाँ लिस्ट बनी हुई है, एक का नाम है फेडरल लिस्ट, एक का नाम है स्टेट लिस्ट,
और एक का नाम है कंकरेंट लिस्ट। यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इसके माध्यम से इन्होंने सब्जेक्ट बांट दिए। यानी इस लिस्ट में अगर कोई भी सब्जेक्ट लिखा गया तो इसका मतलब कि ये डील कौन करेगी? फेडरल गवर्नमेंट। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए इसमें एक सब्जेक्ट है डिफेंस, तो अगर यूएस का डिफेंस मैटर देखा जाए किसके पास है, तो वो राज्यों का मामला नहीं है, वो राष्ट्रीय मामला है, वो राष्ट्रीय सरकार देखेगी। लेकिन अगर मान लीजिए एक सब्जेक्ट लिखा है लॉ एंड ऑर्डर, यानी पुलिस जिसे हम कहते हैं, वो अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में है तो वो मैटर किसको दे दिया गया? राज्यों को। यानी पुलिसिंग का काम फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, पुलिसिंग का काम इनकी स्टेट गवर्नमेंट करेगी, और इस तरह से इनके यहाँ 2 टियर सिस्टम काम कर रहा। इतना ही नहीं, फेडरल सिस्टम में एक और खास बात होती है कि पावर का बहुत क्लियर कट डिवीजन होता है। यानी उनके मामले में ना राज्य दखल अंदाजी कर सकते हैं और राज्य के मामलों में ना ही संघ दखल अंदाजी कर सकता है। एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम किया जाता है। यहाँ प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होता है और गवर्नर का भी इलेक्शन होता है, गवर्नर भी चुना जाता है। गवर्नर राज्य में चुना जाता है और प्रेसिडेंट फेडरल लेवल पर चुना जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो प्रांत होते हैं, जो राज्य होते हैं, इन सब की भी अपनी अलग से सिटीजनशिप होती है। यानी इनके पास दोहरी नागरिकता होती है। एक ये कहलाते हैं सिटीजन ऑफ यूएस यानी अमेरिकी नागरिक, और दूसरा ये अपने अपने राज्यों के भी नागरिक कहलाते हैं, सिटीजन ऑफ कैलिफोर्निया, सिटीजन ऑफ वर्जीनिया, सिटीजन ऑफ टेक्सास। इस तरह से यहाँ दोहरी नागरिकता होती है, डुअल सिटीजनशिप। यहाँ 2 टियर सिस्टम होता है गवर्नमेंट का। इतना ही नहीं, हर एक राज्य का अपना अलग संविधान भी होता है। यानी एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है और एक राज्यों का भी अपना संविधान है। तो जब इस तरह की व्यवस्था बनाई जाए तो इसे फेडरल कहते हैं, और जो पीछे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इसे यूनिटरी कहते हैं। तो यूनिटरी में सिंगल टियर सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, पूरे देश की एक ही सरकार काम करती है। लेकिन फेडरल में 2 स्तर की सरकार होती है, एक सेंटर में और एक स्टेट में, और उनके बीच पावर का क्लियर कट डिवीजन होता है। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब जब भारत का संविधान बना तो उस पर एक डिबेट शुरू हुई कि हमारा संविधान कैसा हो, क्या हम ब्रिटेन की तरह एकात्मक बना ले। भारत के संविधान निर्माताओं के बीच में इस बात को लेकर काफी डिबेट हुई कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो चाह रहे थे ब्रिटेन की तरह एकात्मक हो, इससे देश में यूनिफॉर्मिटी रहेगी और देश में राष्ट्रीय सरकार बहुत मजबूत रहेगी, देश एकजुट रहेगा। लेकिन इसमें व्यवहारिक दिक्कतें थी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसकी तुलना ब्रिटेन से नहीं कर सकते। आप सोचिए कि जिस ब्रिटेन की मैं बात कर रहा हूं उसमें चारों राज्य को मिला दीजिए तो इनकी आबादी लगभग 8 करोड़ के आसपास है, टोटल पॉपुलेशन। और इनसे लगभग इतनी आबादी तो अकेले मुखर्जी नगर में बच्चों की तैयारी वाली होगी। तो भारत की तुलना इससे कैसे हो सकती है? आप सोचिए, उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य जिसकी आबादी 19 करोड़ से ज्यादा है। तो भारत से ब्रिटेन को कंपेयर करना बिल्कुल फुलिश होगा। वहां सिस्टम यूनिफॉर्म इसलिए चल पाता है क्योंकि पॉपुलेशन साइज बहुत कम है, और इसीलिए एक राष्ट्रीय सरकार पूरे देश को मैनेज कर ले रही है। तो ऐसे में ये कहना कि ब्रिटेन का सिस्टम ही भारत के लिए बेहतर होगा, ये बहुत रैशनल नहीं था। हाँ, एक फायदा जरूर था कि इससे भारत में प्रशासनिक तौर पर खर्चे भी कम होते और एक यूनिफॉर्मिटी रहती, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतें बहुत ज्यादा थी, क्योंकि भारत न केवल बड़ा देश ही है, यहाँ बहुत डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत डाइवर्सिफाइड है। तो ऐसे में एक सरकार से देश चलाना थोड़ा सा टिपिकल था। फिर आया रास्ता कि फिर क्यों ना हम अमेरिका की तरह फेडरल बना ले। फेडरल बनाने में भी रिस्क था। अगर सभी राज्यों का अलग संविधान हो जाए, गवर्नर भी चुने जाने लगे, सभी राज्यों की अपनी नागरिकता हो जाए, तो पता चलेगा कि कल सब अपनी ढपली अपना राज शुरू कर देंगे। कोई कहेगा हम भारत से अलग हो रहे हैं, कोई कहेगा हम अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना रहे हैं। आए दिन देश में विवाद होगा, क्योंकि भारत का इतिहास इस बात के लिए गवाह है कि जब जब भारत में एक मजबूत सेंटर रहा, पूरा देश एक रहा। लेकिन जब जब भारत में सेंटर कमजोर पड़ा है, इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ।
पूरी हिस्ट्री पढ़कर आप देख लीजिए। तो हिस्ट्री से हमें ये सबक मिलता है कि हमारे देश में सेंटर को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान निर्माताओं ने एक फैसला लिया कि ना हम ब्रिटेन की तरह जो है यूनिटरी रहेंगे और ना ही अमेरिका की तरह हम फेडरल रहेंगे। हमने एक मिला जुला रूप बनाया और इसीलिए भारत के संविधान को क्वासी फेडरल कहा गया है, यानी इसे अर्ध संघ कहा जाता है। ये वैसे तो इन जनरल फेडरल है, क्यों? क्योंकि राज्यों में भी अलग सरकार होती है भारत में और एक राष्ट्रीय सरकार भी है। लेकिन ये कहता अगर भारत संघ को कोई खतरा दिखाई दिया तो हम तुरंत यूनिटरी बन जाएंगे, यानी सारी पावर सेंटर को दे दी जाएगी। और उसी को संविधान में एक नाम दिया गया और लिखा है इमरजेंसी, यानी उसको आपातकाल कहा गया। जैसे अगर देश पर राष्ट्रीय संकट आ जाए तो 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लग जाएगी। नेशनल इमरजेंसी लगते ही सारे राज्य के मुख्यमंत्रियों की औकात प्रधानमंत्री के जो है दरबारियों की तरह हो जाएगी, क्योंकि फिर वो सीएम नहीं रह जाते हैं, पूरा कंट्रोल राज्यों का केंद्र के हाथ में चला जाता है। तो ये एक ऐसी व्यवस्था दी गई जहां भारत का संविधान फेडरल से तुरंत कन्वर्ट होकर यूनिटरी बन जाता है। दूसरा ये भी प्रोविजन डाला गया कि यहाँ गवर्नर चुने नहीं जाएंगे, बल्कि गवर्नर को सेंटर अपॉइंट करके भेजेगा और वो सेंटर के एजेंट की तरह काम करेंगे। अगर राज्य कोई गड़बड़ी करता है कि हम भारत संघ से अलग होना चाहते हैं, तो फिर उसे सबक सिखाने के लिए 356 की व्यवस्था दे दी गई है, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि भारत का संघ अमेरिकी संघ के समान नहीं। भारत में अभी तक एक ही राज्य था जहां पर कुछ हद तक अमेरिकी संघवाद था, क्योंकि वही एक राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था, जहां अपनी अलग नागरिकता थी। लेकिन अब वो भी मामला समाप्त हो चुका है, अब ना वहां अलग संविधान है ना अलग नागरिकता है। तो आप खुद देख लीजिए, एक राज्य के साथ हमने अमेरिकी संघवाद का सिद्धांत अपनाया, क्या हाल थे। आए दिन वो राग अलापते रहते थे हम भारत से अलग हो जाएंगे। तो आप सोचिए सभी के साथ अमेरिकी संघवाद होता तो भारत संघ को खतरा हो सकता था। इसीलिए भारत में एक अलग तरीके की व्यवस्था अपनाई गई। ये पॉइंट भी समझ में आ गया सबको। भारत के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो अपने आप चीजें जुड़ती चली जाएंगी। लेकिन जब मैं डिस्कस करूं कि भारत में संघीय संविधान है तो कम से कम आपको ये समझ में आए कि किस सेंस में सर संघीय कह रहे हैं, फेडरल। क्योंकि हमारे यहाँ भी दो स्तर की सरकारें हैं, एक संघ की सरकार है और एक राज्य की सरकार। अब आपने जो पढ़ा, अगर इसके बेस पर मैं आप लोगों से एक सवाल करूं कि बताइए राज्य क्या होता, स्टेट, तो इसको डिफाइन कैसे करें? हाँ, वो यहाँ पे जो अभी आपने डिस्कस किया ना उसके बारे में पूछ रहा हूँ। वो तो हो गया पॉलिटिकल सेंस में आप स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, मैं अभी के सेंस में पूछ रहा हूँ। जैसे यूपी, बिहार, पंजाब जो जिसकी बात हो रही है, अगर मैं पूछूं कि स्टेट या प्रोविंस किसे कहा जाता है तो क्या जवाब होगा? ग्रुप ऑफ, नहीं। फिर अगला सवाल मेरा, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, जिला क्या होता है? इसीलिए बच्चों में एक बात कहता हूं, जब भी कोई विषय पढ़िए तो आप उसके समझ को विकसित करिए, तथ्यों को रटिए नहीं। जितनी समझ बनती जाएगी उतना ही देखिए आप समझ बहुत अच्छा रहे, जो भी बताने का प्रयास कर रहे हैं सब सही, लेकिन एक प्रॉपर टर्म नहीं दे पा रहे हैं। जब किसी देश को प्रशासन की सुविधा के लिए इकाइयों में बांटा जाता है तो उन प्रशासनिक इकाइयों को राज्य का एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। यानी कि आप देखिए, आप भूगोल में पढ़ते हैं भौतिक प्रदेश, पढ़ते नहीं पढ़ते? किसी भी देश को भौतिक प्रदेश में बांटा जा सकता है, फिजिकल रीजन में। और जब आप भूगोल का ही मानचित्र खोलते हैं जिसमें राज्यों की सीमाएं दी होती हैं, यूपी, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, तो वहां मैप के ऊपर क्या लिखा होता है? राजनैतिक प्रदेश, पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप का मतलब हुआ पॉलिटिकल डिवीजन। तो स्टेट इज अ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ एनी कंट्री, डिस्ट्रिक्ट इज अ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ एनी स्टेट,
ब्लॉक इज अ पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट, यानी आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटी के लिए जितना ही उसे डिवाइड करते चले जाएंगे वो डिवीजन ही उसके अलग अलग नाम हो। तो देश जब बड़ा होता है तो प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे जिन इकाइयों में बांटा जाता है उन इकाइयों को राज्य कहते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने बताया कहाँ, जो आपने पूछ लिया, जरा अपना नोट्स पढ़िएगा, वहां पर ही इसका जवाब है। मैंने यही बोला कि अमेरिका में एक संघीय व्यवस्था है क्योंकि वहां उनकी इकाइयों के लिए भी सरकार है, यानी एक संघ बना और एक उसकी इकाइयां। जैसे इंडिया भी एक यूनियन है, लेकिन यूनियन ये बना कैसे, कई यूनिट से मिलकर, कई राज्यों से मिलकर। तो इस यूनियन की यूनिट्स को ही यहाँ राज्य कहा जाता है। पॉलिटिकल सेंस में स्टेट का मतलब होता है जिसकी अपनी एक निश्चित टेरिटरी हो, अपनी एक गवर्नमेंट हो, सोवरेनिटी हो और वहां रहने वाले लोग हों। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके सामने एक नाम दिया गया अंटार्कटिका, क्या अंटार्कटिका को पॉलिटिकल सेंस में स्टेट कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि वहां पर पीपल नहीं है, रहने वाले लोग नहीं है, सरकार नहीं है। भले ही उसकी अपनी एक बाउंड्री हो, भले ही वहां पर अगर कोई नहीं है तो संप्रभुता का मतलब ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो राज्य नहीं है क्योंकि वहां लोग नहीं। तो राज्य बनता कैसे वो अलग प्रश्न हो गया, और जब किसी देश के लिए राज्य शब्द का प्रयोग होता है तो वो अलग मीनिंग हो गई। तो दोनों मीनिंग कंफर्म रखिएगा। संघ की इकाइयों को प्रदेश, प्रांत या राज्य कहा जाता है, यानी राज्यों को ही प्रदेश भी कह सकते हैं, राज्यों को ही प्रांत भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। हालांकि ये चैप्टर कंप्लीट है, अगला चैप्टर मैं कल स्टार्ट करूंगा जिसमें भारत का संविधान कैसे बना, उसकी क्या कहानी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सीजीएल में इससे बहुत प्रश्न आते हैं। तो हम लोग कल पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।